हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो ये सीरीज़ का आज छठा दिन है, यानी कि 6th डे है। इससे पहले भी हम 5 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ को, और इस सीरीज़ में हम 10,000 MCQ करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए, जो इम्पोर्टेंट MCQ है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस अब आपके 85% से भी अबोव हो गई हैं, कि जो वैकेंसीज़ हैं वो ऐड होगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो आप कंटिन्यू जो ये सीरीज़ है ये ज्वाइन करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज इसके अंदर हम 10,000 MCQ को कवर करेंगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ओनली। और इसमें जो MCQ आपके रहेंगे वो ओनली आपके सिलेबस बेस्ड रहेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को उठा दिया और आपको दे दिया कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो हर बार करती हूँ, कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देन जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो भी क्लासेस मैं लेती हूँ उन क्लासेस के अंदर आपसे एंड में आपको क्लास जैसे ही ख़त्म होती है आपकी, तो उसके बाद में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। रेगुलरली कुछ दिनों से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके जो रैंकिंग निकाली जाती है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है मोनू सिंह। ठीक है, ये पहले भी 2 बार फर्स्ट रह चुकी है। तो मोनू सिंह है, इन्होंने तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर दिए थे। क्वेश्चन क्या थे कि चने का बोटेनिकल नेम पूछा था मैंने। साइसर एरिटिनम है, पत्तियों में एसिड, मतलब कि चने की जो पत्तियां होती है उसमें खट्टापन किस वजह से होता है? मैलिकोरोक्सैलिक अम्ल की वजह से होता है। और आंवला कौन सी फैमिली से? यूफोरबिएसी। ये 3 क्वेश्चन थे मेरे। तो मोनू सिंह क्या है? फर्स्ट है, और जो गीता है वो सेकंड है, इन्होंने भी राइट आंसर दिया है। थर्ड पोजीशन की बात करें तो देवेंद्र मौर्य है, इन्होंने पहले भी सेकंड पोजीशन ली थी और अब इनकी थर्ड पोजीशन है। और उसके बाद में मनोज कुमावत 1280 जो है उन्होंने लिया 4th रैंक। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट देंगे, और इस सीरीज़ के अंदर अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको जो एज ए होमवर्क दिया जाता है वो क्वेश्चंस क्या है आपके इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। आपको डेली के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपको भी ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। तो कल हमने किए थे राइस के पर्सन, यानी कि राइस के क्वेश्चन किए थे कि राइस से कौन कौन से पर्सन बनने की पॉसिबिलिटी है। राइस जो क्रॉप है, चावल जो क्रॉप है, उससे कौन कौन से पर्सन आपके बन सकते हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे मेज की, मक्का की, कि मक्का से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है साइंटिफिक नेम, यानी कि वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जाता है। तो ये बोल रहा है ओराइजा सटाइवा है, या पाइसम सटाइवम है, या फिर जिया मेज है। तो ध्यान देना, ओराइजा सटाइवा किसका है? चावल का वानस्पतिक नाम है। पाइसम सटाइवम किसका वानस्पतिक नाम है? मटर का वानस्पतिक नाम है। जिया मेज किसका वानस्पतिक नाम है? मेज का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फैमिली या फिर कुल की, कि ये कौन से कुल या कौन से परिवार से या फिर कौन सी फैमिली से संबंधित है। तो मक्का कौन सी फैमिली से संबंधित है? ये बोल रहा है ग्रेमिनी से है, या फिर पोएसी से, या लेग्यूमिनेसी, या फिर फेबेसी से। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एग्जाम के अंदर चाहे तो आपको ग्रेमिनी लिखा मिले, चाहे आपको पोएसी लिखा मिले, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन टिक करोगे तो आपका आंसर राइट माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज ग्रेमिनी का दूसरा नाम ही क्या है? पोएसी, क्योंकि ग्रेमिनी को ही क्या बोलते हैं? पोएसी। और एक बात याद रखना, चाहे तो लेग्यूमिनेसी मिले या फिर फेबेसी, दोनों क्या है? एक ही नाम है। ठीक है, यानी कि लेग्यूमिनेसी का उपकुल है ये फेबेसी। तो दोनों में से कोई सा भी आपको मिले तो आप इन पे टिक मार्क कर सकते हो, सही रहेगा। अब ये मेज की पूछ रहा है हमसे। लेग्यूमिनेसी की तो कौन सी होगी? दलहनी फसलें है ना जितनी, वो सब कौन सी फैमिली में आती है? लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी के अंदर। तो दलहनी कौन कौन सी होती है? चना हो गया, मटर हो गया, मूंग, मोठ और उड़द, ये सब क्या है? दलहनी, यानी कि दाल वाली फसलें जो है ये किसके अंदर आती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। अगर हम बात करें ग्रेमिनी की या फिर पोएसी की, तो ग्रेमिनी या पोएसी में क्या आती है? खाद्य फसलें आती हैं। आप बोलोगे खाद्य फसलें कौन सी होती है? तो गेहूं हो गया, धान हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? दलहनी फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ग्रेमिनी और पोएसी दोनों ही सही है। ठीक है,
और उसके बाद में है अनाज की रानी किसे कहा जाता है। तो अनाज की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को बोला जाता है अनाज की रानी। और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है मक्का के अंदर। तो मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 76.8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मक्का के अंदर। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान क्या होता है कि कोई भी फसल है, चाहे तो वो कोई भी है, फ्रूट क्रॉप है या फिर दूसरी फसलें हैं, तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेस पे तो सबसे पहले पाई गई होंगी कि हाँ ये इस स्थान पे है, ये फसल देखी गई थी सबसे पहले। कोई भी चीज़ है तो उसको कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने देखा होगा, उसके बाद में वो दूसरी जगह पे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उसे ले जाया गया होगा। तो वही है इसके अंदर उत्पत्ति स्थान ये बोल रहा है। कौन सा था, तो मैक्सिको और अमेरिका जो है दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, दोनों। उसके बाद में ऑप्टिमम या फिर आदर्श तापमान। आदर्श तापमान क्या होता है, एक ऐसा तापमान होता है जिसपे जो फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। मतलब एवरेज टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं ना कि ये यार एवरेज है, यानी कि ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, ठीक ठाक सा है। तो वही ये बोल रहे हैं आदर्श, यानी कि ऐसा तापमान जिसपे जो मक्का की फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। तो वो टेम्परेचर, वो तापमान कौन सा है, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है पीएच मान, यानी कि जो मक्का की फसल है ना उसको हम जिस मिट्टी में बीज रहे हैं, जिस मिट्टी में उसकी बुआई कर रहे हैं ना, उस मिट्टी का पीएच मान कितना होगा तो उस पे हम ग्रो कर पाएंगे। तो कितना रहेगा, 6 से 8.5 रहेगा आपका जो पीएच मान है। फिर है मक्का किस मौसम की फसल है। तो मक्का कौन से मौसम की फसल है, उष्ण या फिर आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है मक्का की बुआई की जाती है। फिर है मक्का की संकर किस्मों के लिए बीज दर, यानी कि जो मक्का है ना उसकी संकर किस्में, यानी कि जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं ना, हाइब्रिड वैरायटी है उनको हिंदी में संकर किस्में बोलती हैं। तो संकर किस्मों के लिए बीज दर कितनी रखते हैं, तो बीज दर 20 से 25 केजी रखी जाती है। बीज दर क्या होती है कि मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, आपको 1 हेक्टेयर ज़मीन में मक्का की बुआई करनी है। अब आपको पता ही नहीं कि आपको कितना बीज चाहिए 1 हेक्टेयर में करने के लिए। 1 हेक्टेयर में आपको बुआई करनी है, तो 1 हेक्टेयर में आपको मक्का की बुआई करने के लिए कितने बीजों की आवश्यकता है आपको तो पता ही नहीं। तो जितने बीजों की आपको आवश्यकता होगी ना वही होती है सीड रेट, यानी कि उतने बीज जिससे आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक जितना आपके पास एरिया उस एरिया के अंदर आप बुआई कर सकते हो, उसे बोलते हैं बीज दर। और हर क्रॉप के अंदर बीज दर को है ना हेक्टेयर में ही पूछा जाता है, मतलब कि पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में बताओ, नॉर्मली 1 हेक्टेयर पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में बीज दर कितनी डालते हैं। तो ये आपसे सीधा पूछा गया है, तो ये यही समझना कि 1 हेक्टेयर में पूछा है उसने कि मक्का की संकर किस्मों के लिए बीज दर, यानी कि आपने मक्का की संकर किस्म को बोना है और उसके लिए आपको कितने बीज दर की आवश्यकता होगी। तो 20 से 25 केजी जो बीज दर है आपकी वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी पर हेक्टेयर। उसके बाद में है बीज दर संकुल किस्मों के लिए। संकुल किस्में जो होती है ना, कंपोजिट वैरायटी होती है, उनके लिए कितनी रहती है, 18 से 20 केजी रहती है बीज दर आपकी। फिर है बेबी कॉर्न बीज दर। बेबी कॉर्न जो है ना उसकी बीज दर कितनी है, तो 22 से 25 केजी पर हेक्टेयर है बेबी कॉर्न की बीज दर। और चारे के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना रखते हैं, तो चारे का मतलब क्या है कि आप मक्का ग्रो कर रहे हो, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है मक्का को ग्रो करने का। आप मक्का को इसलिए ग्रो कर रहे हो, ठीक है, जो मक्का की फसल है ना वो फसल आप इसलिए ग्रो कर रहे हो क्योंकि उसकी जो पशु है हमारे, उसके चारे के लिए आप ग्रो कर रहे हो, यानी कि मेन पर्पस क्या है मक्का को ग्रो करने का, चारा, ठीक है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने के उद्देश्य से हम मक्का को ग्रो कर रहे हैं। तो उस टाइम ये बोल रहा है बीज दर कितनी रखोगे, तो 40 से 45 केजी। अब आप बोलोगे पहले तो कम थी जब नॉर्मली बुआई करनी थी, और अब इतनी ज़्यादा क्यों है, तो आपको पता होगा जब हम चारे के लिए किसी भी फसल को बोते हैं तो उस टाइम हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा है ना ग्रीन मटेरियल, हरा पदार्थ चाहिए होता है, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चारा चाहिए होता है। तो जब चारा चाहिए होता है हम प्लांट को बिल्कुल पास पास में लगाएंगे, और जब हमें बीज उत्पादन के लिए ग्रो करना होता है मक्का की फसल को, तो हम क्या करते हैं, मक्का क्यों कोई भी फसल को, तो हम क्या करते हैं एक निश्चित स्पेसिंग रखते हैं, प्लांट से प्लांट और कतार से कतार के बीच में दूरी रखते हैं ताकि क्या हो अच्छे से प्रोडक्शन मिल सके हमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, जितने ज़्यादा बीज पास पास में लगे होंगे ना, उतना ही ज़्यादा हरा चारा हमें मिलेगा और हम पशुओं को खिला पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बीज दर जो है ना वो इतनी रखी जाती है। फिर है मक्का को
बीजों को उपचारित करते हैं। आपको पता होगा बीज को ना उपचारित करते हैं बुआई से पहले, ताकि निमेटोड वगैरह या फिर कोई ऐसा रोग, आपने सुना होगा कि बीजों का जो ये बीजों से फैलने वाला रोग है, बीज जनित रोग है, मतलब कि बीज से फैल जाता है वो रोग, ठीक है। और कई रोग ऐसे होते हैं जो कि सोयल से होने वाले होते हैं, यानी मिट्टी के अंदर पहले से कोई निमेटोड वगैरह पड़े रहते हैं, और जैसे ही हम फसल को बुआई करते हैं ना फसल की, तो फिर वो क्या करते हैं, उस फसल को ही प्रभावित कर देते हैं। तो उससे बचाव करता है। अगर हम पहले से उपचारित करके बोएंगे तो जो फसल है वो क्या होगी, उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाएगी, उसमें वो रोग लगने का खतरा ही नहीं रहता। तो कौन सी है वो दवाइयाँ जिनसे हम करते हैं उपचारित, थायराम 3 ग्राम और कैप्टान, इन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है मक्का की बुआई खरीफ में। जब मक्का की बुआई हम खरीफ सीजन में करते हैं, आपको पता है तीनों ही सीजन में होती है, तो ये बोला है खरीफ सीजन में अगर आपको मक्का की बुआई करनी है तो आप टाइम बताओ कि आप किस टाइम पे करोगे। तो किस टाइम पे करोगे भैया, आप जून जुलाई में करोगे, खरीफ सीजन का बोल रहा है ये। और अगर आप मक्का की बुआई रबी सीजन में करना चाहते हो तो किस टाइम में करोगे, अक्टूबर नवंबर में करोगे आप इसकी बुआई। और मक्का की बुआई का समय जायद के अंदर बोल रहा है कि जायद के अंदर बताओ क्या रहेगा, तो फरवरी मार्च रहेगा, फरवरी से मार्च के अंदर बुआई की जाती है। और मक्का की बुआई के समय मक्का के बीज की गहराई, यानी कि मान लो ये हमारी सोयल है, हम सोयल में ऐसे बीज को सोन करते हैं ना, तो ये वाली जो है ये गहराई होती है। ये बोल रहा है कितनी गहराई तक ग्रो करोगे आप, 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और मक्का की बुआई में कतार यानी कि रो इंटू प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है, तो 45 से 60 इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी रखी जाती है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस टाइप से होता है। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो इसके अंदर क्या है, कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी का क्या होता है, मान लो ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ ना, ये क्या है, ये प्लांट है सभी, ठीक है। ये पूरी एक लाइन होगी ना, हम ऐसे बोलते हैं पूरी लाइन में क्या है, प्लांट लगे हुए हैं, इसे कतार बोलते हैं हिंदी में लाइन को। तो ये देखो, ये मैं दूसरी कतार बना रही हूँ और क्या है, पौधों को लगा रही हूँ, ठीक है। ये एक कतार है, ये हमारी दूसरी कतार है, तो दोनों कतारों के बीच में दूरी रखी जाती है। आपने कभी भी खेत के अंदर गए हो, आपने देखा होगा कि जब हम बुआई करते हैं तो 2 कतारों के बीच में थोड़ी दूरी रखी जाती है। ये जो दूरी होती है ना, इसे ही बोलते हैं कतार से कतार की दूरी या फिर रो से रो की दूरी। और आपने देखा होगा कि पौधों के बीच में भी दूरी रखी जाती है, बिल्कुल पास पास में तो नहीं होते, थोड़ी बहुत दूरी होती है ना, उसे बोलते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी। तो ये बोला प्लांट से प्लांट की या फिर पौधे से पौधे की दूरी तो रखते हैं हम 20 से 25 सेंटीमीटर। और 45 से 60 कौन से वाली दूरी रखी जाती है, ये वाली जो दूरी है ना, ये रखी जाती है 45 से 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का में कौन सा खरपतवार नशी काम में लेते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार ऐसे प्लांट ऐसे पौधे जिनको हम उगाते नहीं, अपने आप से उग जाते हैं। जैसे कि आपने मक्का की फसल को बोया है, उसके अंदर मान लो कोई सरसों का प्लांट लग गया, अब आप बोलोगे अपने आप से कैसे लग जाएगा। हो सकता है हमने जो मक्का का जो बीज बोया है उसके अंदर क्या है, एक आधा कोई इसका बीज भी है सरसों का, उसकी वजह से हो गया, या फिर क्या है खेत के अंदर पहले से पड़ा हुआ था उसकी वजह से हो गया। कोई भी रीजन से सरसों का उग गया, मान लो आप गेहूं के अंदर नाम सुनते हो गेहूं सा या फिर गुल्ली डंडा, ठीक है, उस टाइप से कोई भी पौधा उग गया जो कि क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, वो जो हम पानी वगैरह देंगे ना, खाद पानी देंगे मेन फसल को, हमारी फसल को, तो वो क्या करेंगे, वो भी तो उसमें से शेयर करेंगे ना, मतलब वो भी प्रतिस्पर्धा करेंगे उससे मेन फसल के साथ। तो हमें क्या होगा, प्रोडक्शन कम मिलेगा, क्योंकि वो जो हमें पूरा अपनी मेन फसल को देना था वो तो उसमें से कुछ तो खरपतवारों ने ले लिया। तो इस टाइप से क्या होता है, लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको निकाल देते हैं। अगर इनकी मात्रा कम है तो इनको हाथ से उखाड़ के या फिर खुरपी वगैरह से निकाल के खेत से बाहर फेंक दिया जाता है। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा है, हाथ से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी एक एक को उखाड़ के फेंकना पॉसिबल नहीं है, देन हम केमिकल का यूज़ करते हैं उस कंडीशन में उस टाइम। तो कौन से केमिकल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यही पूछ रहा है। मक्का के अंदर एट्राजिन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है मक्का की फसल में पहली निराई गुड़ाई कब करती हैं। पहली बार निराई गुड़ाई यानी कि जो वीड निकालते हैं ना, वो कब निकालते हैं, तो कब 20 से 25 दिन बाद। हमने मक्का की फसल को ग्रो कर दिया और उसके 20 से 25 दिन बाद क्या करेंगे, हम खेत में जाएंगे और खरपतवार जो है ना उनको निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे। फिर है भुट्टे में कितने प्रतिशत नमी होने पर कटाई करें। जो भुट्टा होता है ना, इस टाइप से होता है, ये जो भुट्टा होता है इसके अंदर क्या है, दाने लगे होते हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है जो भुट्टा होता है ना, उसमें कितने प्रतिशत नमी रह जाए, यानी कि आर्द्रता रहे, तो उस टाइम पे हमें उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। तो 25% नमी रहे ना, उस टाइम कटाई कर लेनी चाहिए। फिर है भुट्टे से दाने
दाने निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यानी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है भुट्टे से दानों को निकालने के लिए, तो सैलर का यूज़ किया जाता है। फिर है मक्का से सूखा चारा प्राप्त होता है। सूखा चारा कितना मिलता है, 30 से 40 क्विंटल, 1 हेक्टेयर से मिलता है इतना। फिर है संकर और संकुल मक्का का उत्पादन कितना होता है, तो 40 से 50 क्विंटल तो होता है संकर मक्का का, और 30 से 40 क्विंटल होता है संकुल मक्का का प्रति हेक्टेयर। फिर है इसमें से मक्का की शीघ्र यानी कि 80 से 100 दिनों के अंदर पकने वाली किस्म कौन सी है, तो आपको बोला गया है बायो 9837 है, या बायो 9681 है, या प्रताप मक्का 1 है, या फिर PEHM1 है, या फिर PEHM5 है, या फिर PM फर्स्ट है, या फिर सभी है। तो राइट आंसर कौन सा है, सभी है। देखो मक्का की इतनी वेराइटीज आपको याद होगी। फिर है माही कंचन किसकी वैरायटी है, तो माही कंचन किसकी वैरायटी है, मक्का की वैरायटी है माही कंचन। संकुल किस्म इनमें से कौन सी है, तो 82 सिलेक्टेड है, या फिर GM6 है, या नवजोत है, या फिर प्रताप मक्का 3-5 है, या फिर अरावली जो आपकी मक्का है ये है। तो कौन सी है, इसका राइट आंसर कौन सा है, सभी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है धन्यवाद से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आया है तो। और एक बात आपको बोल देना चाहती हूँ, डेली जो आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन भी आज आपको दिए जाएंगे। और अगर कोई न्यू है चैनल पे जिसे नहीं पता कि ये सब PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती है, तो आप वो चैनल कहाँ से ज्वाइन करोगे, ये जो वीडियो है ना इसके नीचे जाओगे ना तो वहाँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा आपको, उसके अंदर है ना आपको दिया गया होगा कि लिंक दिए गए होंगे, वहाँ से क्या है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेली की तरह आपके 3 क्वेश्चन फिर से आपको दिए जाएंगे, आप करोगे, मैं रैंकिंग रखूँगी 5 तक। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर करना है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके हमेशा की तरह। फर्स्ट तो आपको बताना है मूंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, किसका, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद में आपको बतानी है मोठ की फैमिली, लेग्यूमिनेसी नहीं, उसके अलावा उसका कोई दूसरा नाम बता सकते हो, आपने ये नहीं बोलोगे कि लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, मोठ का साइंटिफिक नेम बताओ। और उसके बाद में आप मुझे बताओगे कि मक्का के अंदर, हमने आज मक्का किया है ना, मक्का के अंदर है ना एक होता है नर भाग, ठीक है, और एक होता है मादा भाग, उनको है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, नर और मादा भाग को। तो उन भागों को क्या बोलते हैं, उन दोनों भागों का आप नाम लिखोगे कि नर भाग को ये बोला जाता है और मादा भाग को ये बोला जाता है। ठीक है, ये आज के आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, एक क्वेश्चन और कौन सा है, आप बताओगे कि जो अनार है उसकी फैमिली कौन सी है, अनार का कुल कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूंग का बोटेनिकल नाम, मोठ की फैमिली बतानी है आपको, मक्का के नर और मादा भाग को क्या बोलते हैं, और अनार जो है उसका वानस्पतिक नाम प्लस उसकी फैमिली, यानी कि इसका वानस्पतिक नाम भी बताओगे और आप ये कौन से कुल से संबंधित है ये भी बताओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस ऐसे लग रहा है कि आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और इस बार जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा ना सीरीज़ में वैसे मैं इसकी टाइमिंग इंक्रीज़ कर दूंगी, और एक दिन है ना आपकी 200 क्वेश्चन पे एक क्लास रहेगी 1 घंटे की। ठीक है, वो भी संडे के दिन रहेगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अब तक अगर पीछे की 5 क्लासेस को नहीं देखा है ना तो वो भी देख लेना, उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे।